हेलो एवरीवन। बिहार ग्लोबल मॉडल के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने आपको बहुत सारा टॉपिक प्रकाश चैप्टर का पढ़ा दिया था और आपका कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो बनाइए और वीडियो डालिए। तो ठीक है, फिर से मैं आपको लेकर उपस्थित हूँ लाइट चैप्टर को। 10 क्लास का पहला चैप्टर है लाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने आपको प्रकाश का परिभाषा बता दिया था, प्रकाश का स्रोत बता दिया था। प्रकाश का स्रोत में आपका कृत्रिम स्रोत होता है, प्राकृतिक स्रोत होता है प्रकाश का। इसके बाद प्रकाश को स्रोत के आधार पे दो भाग में बांटा गया था, कृत्रिम और प्राकृतिक। और इसके बाद बताए थे प्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे, ये भी हमने आपको बता दिया था। इसके बाद परावर्तन के नियम बताया था। परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग दो नियम होते थे और वो दोनों नियम बताया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था परावर्तन के नियम को, और परावर्तन के नियम को डिस्कस करने के बाद हमने आपको बताया था कि आपतित किरण किसको कहेंगे, परावर्तित किरण किसको कहेंगे, अभिलंब किसको कहेंगे, आपतन कोण किसको कहेंगे, परावर्तन कोण किसको कहेंगे। ये सब चीजों को हमने डिस्कस कर दिया था। फिर भी आप एक बार सुन लीजिए। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में आंखें किसी वस्तु को देख पाती है, और प्रकाश और आंखें एक दूसरे का पूरक है। यदि प्रकाश रहेगा आंख नहीं रहेगा तो उसको ही वस्तु को कोई नहीं देखेगा, आंख रहेगा प्रकाश नहीं रहेगा तो भी वस्तु को नहीं देखा जा सकता है। तो देखने के लिए दोनों की उपस्थिति जरूरी है, इसलिए प्रकाश और आंख को एक दूसरे का पूरक कहा गया है ना। तो चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका पारदर्शी माध्यम बताए थे, अपारदर्शी माध्यम बताए थे, पारभासी माध्यम बताए थे। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो देखने की क्रिया कैसे होती है ये भी हमने आपको बताया था। तो देखने की क्रिया, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक आती है, तब हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर इसके लिए प्रैक्टिकली आप उदाहरण के रूप में लेना चाहते हैं तो अंधेरे रूम में जा करके, है ना, आप अपने आँख के टॉर्च को जलाइएगा, उस रूम में जितने भी वस्तु प्रेजेंट होंगे आपको एक भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। क्योंकि देखने की क्रिया होती कैसे है, जिस भी वस्तु को देखना रहता है उस वस्तु की तरफ हम लोग क्या जलाते हैं, लाइट को जलाते हैं। और लाइट जलने के बाद उस प्रकाश को निकलने के बाद उस वस्तु पर जाकर टकराती है, तब हमारी आंखों पर आती है, तब वस्तु हमको दिखाई देती है ना। तो चलिए धीरे धीरे आगे के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं और आज का शुरुआत करते हैं प्रतिबिंब से। तो प्रतिबिंब किसको कहेंगे, है ना, प्रतिबिंब किसको कहेंगे। तो चलिए उन सभी टॉपिक को आप पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। पीछे के आगे के लेक्चर को समझने के लिए आपको पिछले लेक्चर में जाना जरूरी है, जाकर के देखना जरूरी है। तो प्रतिबिंब, तो याद रखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। तो प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। परिभाषा लिखना अगर जरूरी हो तो कमेंट में बोल दीजिएगा, अगले दिन से मैं लिख दूंगा। और ऐसे आप समझ सकते हैं या आप नोट्स बना सकते हैं। प्रतिबिंब की परिभाषा जैसे लिखना है तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का, उस बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। लीजिए परिभाषा को लिख देते हैं। किसी बिंब से आने वाली प्रकाश की किरणें वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, कटती हुई प्रतीत होती है उसे उस
बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप इसको याद कर जाइएगा, परिभाषा पूछा जाता है एग्जाम में, और इसको एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, है ना। तो चलिए देखिए, अब प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे, तो किसी बिंब से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों में बेसिक डिफरेंस है, कटती हुई प्रतीत होती है। किसी बिंब से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अंतर स्पष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, पेज को दो बराबर भाग में बांट दीजिए बीच से, और जो भी आपको परिभाषा के अकॉर्डिंग अंतर समझ में आता है उसको आप लिख दीजिए एग्जाम कॉपी में। तो देखिए, ध्यान दीजिए, इस तरह से पेज को बीच से बांट देना है। एक तरफ लिख दीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा तरफ लिख दीजिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। इधर लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, पहला पॉइंट वास्तविक प्रतिबिंब की तरफ। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनते हैं। नोट्स आप बनाते जाइए, लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूँ। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनते हैं। इस बात को लिखना पड़ेगा, लीजिए लिख देते हैं। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनते हैं। इसमें लिखेगा यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनते हैं। दूसरा लिखेगा यह पर्दे पर उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है। इधर दूसरा लिखेगा यह पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, यह पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है। तीसरा पॉइंट, यह वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना, बड़ी एग्जाम में।
3 पॉइंट लिख देंगे, काफी है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। हाँ प्रतिबिंब ये हो गया। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, आते हैं दर्पण पे। दर्पण किसको कहते हैं? यहाँ से आपका एक बड़ा सा टॉपिक शुरू होगा और इस टॉपिक चलते चलते यहीं से आपका इस चैप्टर का अंत हो जाएगा। इसी में सब कुछ आ जाएगा और इसी से रिलेटेड आपके सभी न्यूमेरिकल्स बनेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। आता है दर्पण। दर्पण तो दर्पण किसको कहेंगे, है ना? तो याद रखिएगा, वह चिकनी और चमकीली सतह जिसे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता हो दर्पण कहलाता है। दर्पण किसको कहेंगे? वह चिकनी और चमकीली सतह जिसे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है दर्पण कहलाता है। तो दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण आपको कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब चलिए बारी बारी से सबको डिफाइन करते हैं। दर्पण किसको कहेंगे? तो वह चिकनी और चमकीली सतह जिसे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है दर्पण कहलाता है। वह चिकनी और चमकीली सतह जिसे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण आपका 2 प्रकार के, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसको कहेंगे? तो समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसे प्रकाश का परावर्तन होता है और इसका फोकस अनंत होता है। तो समतल दर्पण का जो फोकस होता है उसको, उसका जो फोकस होता है इसका कोई अंत नहीं होता है ना? तो इसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। इधर आइए गोलीय दर्पण की तरफ। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक सतह पर कलय किया हुआ रहता है तथा दूसरे सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसको कहते हैं गोलीय दर्पण। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। कोई शीशा का खोखला गोला है, उसमें से कोई भाग हम लोग कट करके निकाल लिए, उसके एक सतह पर क्या कर दिए? कलय कर दिया। दूसरा सतह से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इस तरह से आपका दर्पण बनकर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, परावर्तक सतह अगर दबा हुआ रहेगा तो आपका हो जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। इसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। इसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो ये जो उदाहरण हो गया आपका उत्तल दर्पण का हो गया वैसा गोलीय दर्पण जिसका दबे हुए भाग पर कलय किया हुआ तथा उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता हो तो उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, उठा उत्तल, है ना? दबा अवतल। ठीक है, तो इसके उठे हुए भाग पर कलय कर दिया जाता है और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो इसको कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण। इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। यहाँ से एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह समतल होता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है। इसको कहेंगे समतल दर्पण। तो बारी बारी से वीडियो को रोक करके आप लोग परिभाषा को लिख लीजिएगा, है ना? परिभाषा को लिखवाने में बहुत टाइम लगेगा, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए।
इसी में आता है बहुत सारा टर्म दर्पण के अकॉर्डिंग, है ना। तो चलिए देखिए, इस बीच के भाग को दर्पण का केंद्र कहा जाता है, इसको कहते हैं दर्पण का केंद्र। ये जिस बिंदु से पास हुआ है इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, पी से। ये केंद्र है, इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं, है ना। और ध्रुव और पी के बीच में बीचों बीच होता है फोकस। ये क्या होता है, फोकस, है ना। तो चलिए देख लीजिए, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, अक्ष। तो इतना चीज जो इसमें दिखाई दे रहा है इस सभी गोलीय दर्पण में होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जो प्रतिबिंब निर्धारण का काम करता है ना। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं कि अलग से भाग लेकर के देख लेते हैं। अब जैसे मान लिया ये आपका एक गोलीय भाग है ना। इसी में से हम लोग क्या किए, भाग काट करके निकाल लिए और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। चलिए देखिए, प्रधान अक्ष, तो याद रखिएगा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का प्रधान अक्ष कहलाता है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इंग्लिश में। तो दर्पण के केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा कहलाता है दर्पण का प्रधान अक्ष, इसको मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। केंद्र किसको कहेंगे, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग कहते हैं दर्पण का केंद्र। ध्रुव किसको कहते हैं, याद रखिएगा गोलीय दर्पण के बीच का भाग, गोलीय दर्पण के कोई भी गोलीय दर्पण हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, है ना, तो उसका मध्य बिंदु, कोई भी गोलीय दर्पण हो उसका मध्य बिंदु जहां से आपका मुख्य अक्ष पास करता है वो कहलाता है दर्पण का ध्रुव, इसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, है ना। तो चलिए देखिए, इसको हम लोग यहाँ से इरेज करते हैं और बारी बारी से सबको परिभाषित करते हैं। गोलीय दर्पण में आने वाले कुछ टर्म्स है ना, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा प्रधान अक्ष कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है। इसे x डैश से सूचित किया जाता है, देखिए ध्यान दीजिए, यही आपका मान लीजिए कि गोलीय दर्पण है ना, ये वक्रता केंद्र आपका C है और ध्रुव आपका P है, इन दोनों से होकर के जो सीधी रेखा जाएगी इसको बोला जाता है प्रधान अक्ष। यही हो गया आपका प्रधान अक्ष, इसको क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगला जो टर्म है आपका यह दर्पण का ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोल। तो देखिए ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते
है। दर्पण को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, किया जाता है। इसे क्या करेंगे? P से सूचित करेंगे। ठीक है, दर्पण का प्रधान अक्ष हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया। इसके बाद चलते हैं इसके फोकस पर। तो इसको इरेज करो, मिटाओ, नोट कीजिए। चलिए ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। चलिए, अगला हेडिंग है आपका फोकस, दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस। तो दर्पण का फोकस किसको कहेंगे? तो याद रखिएगा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। बात को ध्यान से सुनिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, दर्पण का फोकस कहलाती है। तो लिखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, दर्पण का फोकस कहलाती है। दर्पण का फोकस कहलाती है, फोकस कहलाती है। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपका गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष ध्रुव से पास करती है ना। मान लीजिए यही ध्रुव है जिसको हम लोग P से सूचित करेंगे, और ये आपका वक्रता केंद्र C है ना। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है ना। तो मान लीजिए यहाँ से आपका होकर के क्या कर रहा है, किरण पास कर रहा है। तो जो बिंदु है दर्पण में क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा, है ना। फोकस दो तरह का होता है, वास्तविक फोकस होता है, काल्पनिक फोकस होता है। तो जहाँ पे कटते हुए प्रतीत होगा उसको कहेंगे काल्पनिक फोकस, और जहाँ पे किरण वास्तविक रूप से कटेगा उसको कहेंगे वास्तविक फोकस, है ना। तो चलिए वो सब आगे देखेंगे, है ना। दर्पण के फोकस हम लोग देख लिए, दर्पण के ध्रुव हम लोग देख लिए, दर्पण के मुख्य अक्ष हम लोग देख लिए, है ना। दर्पण की परिभाषा देख लिए, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण देख लिए, समतल दर्पण देख लिए। समतल दर्पण में कुछ विशेषता देख लेते हैं, और गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हम लोग अंतर देख लेते हैं, है ना। इसके बाद इस चैप्टर का यहीं पे समाप्त करेंगे, चैप्टर नहीं, इस टॉपिक को यहीं पे आज समाप्त करेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है ना। परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है। आप जो घर में अपने चेहरा को देखने के लिए जिस आईना का यूज करते हैं, जिस दर्पण का यूज करते हैं, उसको कहते हैं समतल दर्पण। उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण। तो इसका कुछ विशेषता होता है ना, समतल दर्पण में कुछ विशेषता होता है।
देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब आपका पीछे बनता है। पहला विशेषता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है ना। इधर अगर चेहरा रखिएगा तो इसके पीछे में क्या होगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, अगर दर्पण के 5 मीटर की दूरी पर आप वस्तु को रखते हैं तो दर्पण से 5 मीटर पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किधर बनता है, दर्पण से 5 मीटर पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंफ्यूज कर देता है ना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। अगर वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। अगर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए, इसमें समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है, और सीधा बनता है तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। हाँ, एक चीज और, समतल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब बनता है उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है, पार्श्विक परिवर्तन होता है। पार्श्विक परिवर्तन किसको कहते हैं, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम दर्पण में इस तरह से खड़ा है और चौक इस हाथ में लिए हुए है ना, तो प्रतिबिंब में आपको किधर दिखाई देगा, उधर दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इस साइड आपको चौक लिए हुए दिखाई देगा। इसी परिवर्तन को बोला जाता है पार्श्विक परिवर्तन। इसको क्या कहा जाता है, पार्श्विक परिवर्तन। तो चलिए ये सब था आपका समतल दर्पण की विशेषता। अब आते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। जहां भी अंतर की बात आएगा उसी तरह से दो बड़ा भाग में पेज को बांटना है ना, और इसको क्या करना है, इसको आपको कर देना है एक तरफ उत्तल दर्पण और दूसरा तरफ अवतल दर्पण, दूसरा तरफ अवतल दर्पण। पहला उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, अवतल दर्पण किसको कहेंगे, है ना। तो उसको परिभाषा हम देख चुके हैं। चलिए हमको यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है ना। तो लिखेंगे इसका परावर्तक सतह उठा रहता है। इस पे लिखेंगे इसका परावर्तक सतह दबा रहता है। इसका परावर्तक सतह दबा रहता है। आगे देखिए, उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट, इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। तो इस पॉइंट को लिख डालिए, मैं बोल रहा हूं इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सिर्फ सीधा होता है, लेकिन इसमें तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और उल्टा दोनों होता है। तो इस तरह से 3 नंबर का था, 3 पॉइंट हो गया, कहानी इसका खत्म। और यहीं मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर से आप कल जुड़िएगा अगले नेक्स्ट वीडियो में।